गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसी पढ़ाई चल रही है तुम लोग की? तो आज हम लोग डीपीपी का 3 का सॉल्यूशन करेंगे। कुछ लोग बार बार ये पूछते हैं डीपीपी कहाँ पे है। तो आप देखो, जब तक वीडियो देखोगे नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि कहाँ पे कौन सा चीज है। आपको तो वीडियो देखना होगा ना भाई। हर एक चीज आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। तो आप देखो कि कब कौन सा डीपीपी दिया गया, कब उसका तो आप सिलसिलेवार तरीके से वीडियोस को देखा करो, जिस तरीके से लेक्चर आता है आपके पास। ठीक है, चलो। और इसके अलावे आप डाउट्स पूछो। तो मैंने पहले ही बोला कि देखो, ऐसा है ना कि अभी मैं मैक्सिमम डाउट जो है वो पर्सनली मैं बच्चों को बता चुका हूं, और वो बहुत अच्छा तरीका है। मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही आंसर कर दे रहा हूं। मुझे उसके लिए कोई ज्यादा अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे भेजो। लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखना कि आप कोई एक दो रेफरेंस बुक का यूज करो, ठीक है ना। चाहे आप वो डीसी पांडे का यूज करो, या फिर आप एचसी वर्मा यूज करो, या फिर मैं अब इसके बाद एक तो डीपीपी मेरा हो गया, इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा पूरे इस चैप्टर का अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें से पूछना। या फिर भी कहीं भी समझाने में कुछ भी है आप पूछो। मैंने भी एक अच्छा तरीका इसका निकाल रखा है। मैं सब सारे मैसेज को टाइप नहीं करता हूं, मैं वॉइस मैसेज से भी आंसर कर दे रहा हूं। इसलिए आपको कहीं दिक्कत हो तो आप पूछना। ओके, चलो। तो बात करते हैं बच्चों डीपीपी 3 के सॉल्यूशन की। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। तो अब इसको हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। इसको हमने डिस्कस किया था एक दूसरे तरीके से। मैंने आपको बोला था, ये मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं। ये रोडोव का एक प्रॉब्लम है, लाइन चार्ज से दो डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। याद करो, मैंने आपको करवाया हुआ है। उससे मिलता जुलता है, और ये 2019 में जेईई मेन में पूछा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखो यहां पे एक इनफाइनाइट रॉड दिया हुआ है, लाइन रॉड, लाइन चार्ज उसी को बोलते हैं, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इस तरीके से। ये यूनिफॉर्मली आपका चार्ज्ड है। लैम्डा इसकी मान लो चार्ज डेंसिटी। फिर यहां पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, मान लो Q प्लस Q, जो फिलहाल इससे R0 डिस्टेंस पे। अब तुम समझ ही रहे हो, ये प्लस चार्ज। अच्छा, यहां पे ये रेस्ट में मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब समझ ही रहे हो कि ये इसको पुश करेगा, तो पुश करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बोल रहा है कि जब ये यहां से R डिस्टेंस पे होगा, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो उस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी, है ना, वेलोसिटी जो होगी वो R के कैसे प्रोपोर्शनल होगी। कितना सिंपल है, दिमाग लगाना होगा थोड़ा। देखो, अब हम लोग एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो एनर्जी वाले मेथड से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है। ओके बच्चों, जब ये इससे दूर जा रहा होगा तो निश्चित तौर पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। और क्यों ना घटे, अगर आप इस रॉड से दूर जाएंगे यानी फील्ड के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल तो घट ही रहा है यहां पे। तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं, बिटवीन A एंड B आप ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा दो। ठीक है ना, क्योंकि इस चार्ज को और इसको सिस्टम मान लेंगे तो आपस में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो A और B के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल में कौन कौन आ गया, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक तो समझ ही रहे हो, और पोटेंशियल का मतलब यहां होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, तो A पे कितनी एनर्जी होगी, तो उसमें काइनेटिक के नाम पे लिखोगे 0 क्योंकि रेस्ट में है। पोटेंशियल के नाम पे लिखोगे, आपको मैंने बता रखा है, Q इंटू उस पॉइंट की पोटेंशियल, दैट इज VA। और उसके बाद B पे देखो, B पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मान लो हो गई 12 mv²,
और पोटेंशियल हो गई Q इंटू वी बी। समझ गए ना बात को? अब एक काम करते हैं, इसको ना इधर भेज देते हैं। ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू Q कॉमन ले लो वी ए माइनस वी बी। ओके, सो V इज इक्वल टू 2Q बाई एम, 2 ऊपर चला गया, m नीचे, और वी ए माइनस वी बी पूरे का अंडर रूट। अब यहां हमें सारा दिमाग ना वी ए और वी बी निकालने में लगाना चाहिए, जो मैंने एक प्रॉब्लम के फॉर्म में पहले ही तुमको बता रखा है, नहीं तुम लोग फिर से देख लेते हैं। अब याद करो, हमको यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था, जो मैं बताया था आपको, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कितना बढ़िया इक्वेशन था वो। तो मान लो हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं, तो फाइनली पहुंचे बी पे, चले कहां थे? ए से, इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बोलो बच्चों, कर सकते हैं ना? चलो, अब ये हम लोग जानते हैं पहले से, ये फॉर्म माइनस इनको खिला दो, तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी। खिला सकते हैं ना इसको, क्योंकि ए से कहां जा रहे हैं? बी के पास। अब इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो ई डी आर कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों लिखा हमने? समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का और फील्ड का, वो क्या है? सेम। अब देखो यहां से क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और ई के जगह तुम लिख सकते हो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना? आर जहां यहां से डिस्टेंस है, अगर बीच का कोई डिस्टेंस लेना चाहते हो, क्योंकि सीधा कूद के यहां पे पहुंचेंगे नहीं, तो मान लो हम लोग किसी समय x पे थे और dx डिस्टेंस चले, तो सही बात है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, तो dr की जगह तुम चाहो तो dx भी लिख सकते हो, तो dx ही लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे भी क्या कर लो? x कर लो, और यहां क्या कर लोगे? dx। समझ गए? क्योंकि हम लोग सीधा यहां से कूद के यहां तो जाएंगे नहीं, इनिशियल लिमिट होगा आर नॉट, फाइनल लिमिट होगा आर। चलो अब देखते हैं, तो वी ए माइनस वी बी, अब ये मैं पहले ही सॉल्व कर रखा है, आप जाके कॉपी चेक करो अपना। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dx बाई एक्स हो जाएगा बच्चों ln x। क्या हो जाएगा? dx बाई एक्स क्या हो जाएगा? ln x। एक बार x की जगह रखोगे r नॉट, एक बार रखोगे r, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं, ln r माइनस ln r नॉट। देखो कितना बढ़िया आ गया। अब यहां से क्या आएगा फिर? फाइनली ये log m माइनस log n, ठीक है? जिसको लॉग वगैरह में या डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, वो अपना 11th वाला वीडियो देखेगा, वहां से वो अपना क्लियर कर देगा। ठीक है बच्चों, जिसको भी समस्या हो मैथमेटिकल टूल में, तो मैथमेटिकल टूल वाला वीडियोस भी आ रहा है, वो आप देख लो। तो ये हो गया ln r अपॉन r नॉट। तो ये सफलता अपने को हाथ लग गई यहाँ पे, कि a वी ए माइनस वी बी का जो वैल्यू आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r बाई r नॉट। अब यहां इसे पुट कर दो, तो इस तरीके से जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई? 2q बाई m, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? इनटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r अपॉन r नॉट। अब हम लोग चॉइस देख लेते हैं, चॉइस में क्या दिया हुआ है। तो चॉइस में अपने को सिर्फ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ना, और भी r या r नॉट के टर्म में, तो बहुत आसान है बच्चों। कौन सा आंसर हो गया फिर? सीधी सी बात है, आंसर हो गया फोर्थ, क्योंकि अगर ये तो एग्जैक्ट मैंने आंसर निकाल दिया। सिर्फ प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ln r अपॉन r नॉट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। आ गया समझ में? तो जिनसे बन गया वो अच्छा है, जिनसे ना बना वो भी इसको देख लो कहां पे मैंने क्या किया है। तो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ये जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है, तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जो क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने दिया है आपको वो किया करो। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने HCRO में किया है और E.DR के एप्लीकेशन में आपको बोला था कि उस पर ज्यादा ध्यान देना है, और देखो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे, A और B आपका कांस्टेंट है और A की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू 10 है। x इक्वल टू 1 मीटर पे पोटेंशियल V1 है और x इक्वल टू -5 पे कितना है V2, और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है V1 माइनस V2। ओके चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है दोस्तों कि डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट, अब ये x एक्सिस के लॉन्ग है तो आप dr की जगह dx भी लिख सकते हो क्योंकि हमें x के लॉन्ग ही चलना है सिर्फ, ठीक है ना। ये हमने लगा दिया यहां पे। चलो हम लोग को V1 माइनस V2 चलना है, V2 पहुंचना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग x1 से, ठीक है ना, x1 जो कि x इक्वल टू 1 है से x2 चलते हैं। x2 फाइनल है, x1 इनिशियल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस E डॉट dx, ठीक है। और कहां से कहा x1 टू x2। अब अगर ये माइनस इधर दे दे इसको तो ये V1 आगे आ जाएगा बच्चों, तो V1 माइनस V2, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां हो गया अपना x1 टू x2। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 ये हमारा 1 है और x2 कितना है -5, तो कहां से कहां लिमिट लेंगे 1 टू -5। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या रख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रखोगे तुम 20x, A की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू 10 रख दो इंटू I, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का dx इंटू I है ना, dx इंटू I। ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं यहां से ये क्या कैलकुलेट होके आता है। तो बहुत आसानी से देखो हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, सिंपल सा चीज है, देख लो। तो बहुत इजीली ये आ जाएगा दोस्तों V1 माइनस V2। अब करना क्या है आपको, अब देखो I डॉट I हो जाएगा 1, सिंपल सी बात है, और dx से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो, और सेपरेट कर दो, ठीक है ना, सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 20x dx प्लस 10 dx। कैसे हुआ समझ में आया ना बच्चों। I डॉट I तो 1 हो गया, 20x इंटू dx एक साथ आ गया और 10 इंटू dx एक साथ आ गया। लिमिट कहां से कहां ले लोगे 1 टू -5, 1 टू -5। ओके अब चलो अब एक देखते हैं, 20 को आगे लेके आते हैं, 20 को आगे लेके आगे ये x dx हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट -5 टू 1, और ये 10 यहां पे आगे आ गया दोस्तों, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और लिमिट कहां से कहां 1 टू -5। अब देखो ये 2 बाहर आया तो ये 10 हो गया ठीक है, सॉरी लिमिट उल्टा रख दिया ना हमने, 1 टू -5, तो ये 2 आगे आके 10 को कैंसिल किया और ये -5 का स्क्वायर, तो 25, एक बार 1 रख दो, 25 माइनस 1, ओके। और यहां देखो ये हो गया +10, और एक बार आपने रख देना है -5 -1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 240, ठीक है। और ये कितना आ गया -1 इंटू, ये हो जाएगा आपका -6, तो -60। तो ऑल टुगेदर व्हाट यू विल गेट 240 माइनस 60, 180 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। तो देखो कितना सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन था और फॉर्मूला को आप पुट कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमने dx क्यों लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग लेना है, तो dr की जगह dx लिया, बाकी और तो कुछ मैंने किया नहीं है।
ई को वैल्यू पुट कर दिया और dx को जब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो यहाँ i से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कर लो। 180 जिस चॉइस में है, जिस ऑप्शन में है, वो करेक्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेन 2019 में पूछा है, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसे सॉल्व कर दिया ऑलरेडी बोर्ड पे। तो आप देखो, मैंने आपको याद करो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था और देखो कितना बढ़िया उसका एप्लीकेशन यहां हो रहा है। इसलिए मैं जितना कुछ आपको लिखाता हूं ना, आप उसको अच्छे से लिखो, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो यहां पे देखो, ये आपका एक हॉलो कंडक्टिंग सरफेस है, जस्ट याद करो। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, फील्ड का फॉर्मूला लिखाया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखवाया था आपको सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये पोटेंशियल इसके सरफेस पे मैंने बताया था। सरफेस के साथ साथ अगर अंदर के भी सारे पॉइंट्स पे देखोगे तो यही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस, हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, उसके अंदर किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जहां चार्ज डेंसिटी है। अब आ जाओ, ये कितना मजेदार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। यहां देखो 3 हॉलो कंडक्टिंग सरफेस है आपके सामने, तीनों कंसेंट्रिक है, तीनों का सेंटर सेम है। इनर वाले का रेडियस a, मिडिल वाले का रेडियस b और आउटर वाले का रेडियस क्या है? c। तीनों का रेडियस हो गया a b c, और इन तीनों की वजह से आपको पोटेंशियल एक पॉइंट p पे निकालना है। और p जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जिसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो a से भी छोटा है। मतलब पॉइंट p की बात करें तो ये इसके लिए भी अंदर का पॉइंट होगा, इसके लिए भी अंदर का पॉइंट होगा, और आउटर वाले के लिए भी वो अंदर का ही, मतलब इनसाइड का पॉइंट होगा। यानी तीनों स्फीयर के लिए वो कैसा पॉइंट होगा? इनसाइड का। एक बात और, टोटल चार्ज Q है, जिस Q को इन तीनों सरफेस को देना है, ठीक है, इन तीनों ही स्फीयर को वो Q चार्ज आपको देना है। ओके, और इन तीनों को जो वो Q चार्ज दोगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो चार्जेस को, ताकि उनकी जो डेंसिटी है वो सेम आए। सभी की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, यानी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो एक बात समझो, तो इस सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा हो गई चार्ज डेंसिटी, और ये चार्ज टोटल कितना दिया हुआ है? Q, जो इसके सरफेस पे भी, इसके सरफेस पे भी और इसके सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तीनों सरफेस को ज्वाइन करके। तो सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन टोटल सरफेस। और टोटल सरफेस कितना हो जाएगा भाई इन तीनों का? तो 4 पाई, ओके, तो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई सी स्क्वायर। देखो 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई सी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको सिग्मा का वैल्यू निकल गया। चलिए अब पॉइंट P पे पोटेंशियल देखते हैं। तो तीनों स्फीयर का कंट्रीब्यूशन होगा V1 V2 V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। और फॉर्मूला, अच्छा, तीनों के लिए इनसाइड का पॉइंट है, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला हमने बताया सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो A के लिए इनसाइड का पॉइंट है तो A का रेडियस से मल्टीप्लाई किया, B के लिए भी वो इनसाइड है तो B का रेडियस, और C के लिए है तो C का रेडियस, और नीचे में क्या डिवाइड कर दिया? एप्सिलॉन नॉट से। अब यहां पे क्या करो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो क्या ब्रैकेट में आ गया A प्लस B प्लस C, और सिग्मा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, रख दो, आंसर आ गया। तो देखो इतना शॉर्टकट में क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आप ढंग से लेक्चर्स को देखते रहोगे। तो तुम्हें मैं गारंटी करता हूं तुम्हें दिक्कत नहीं होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ गए ना बच्चे? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहां पे आप देख सकते हो जो आंसर आ गया है। थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हें यहां आ रहा होगा तो कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि तीनों ही स्फीयर के सरफेस पे उसी Q को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके लिए चार्ज डेंसिटी क्या आनी चाहिए? सेम, जो कि सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो टोटल सरफेस कितना होगा? तो तीनों के सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लिख लें इसे।
तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका जेईई मेन में पूछा हुआ, जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी, आपने डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल ओरिजिन पे दिया हुआ है VO, और एक दूसरा पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, VA माइनस VO। फॉर्मूला वही लगेगा, माइनस E.dr। dr की जगह dx लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसके लॉन्ग कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया 30x² I, और dx को भी लिख दिया यहाँ पे dx इंटू I हम लोग लिख सकते हैं, है ना, मर्जी है हमारी, dx इंटू I। तो I.I 1 हो जाएगा बच्चों, 30 बाहर कर लो, x² dx हो गया, और लिमिट 0 से 2, क्योंकि ओरिजिन से a तक ज्यादा है। फिर देखो यहाँ पे कितना आराम से सॉल्व हो गया, x² जो हो गया पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड कर दिए हम लोग, ये आ गया -30 जो बाहर में है, ये 3 बाहर आके 3 से 30 -30 कैंसिल हुआ, ये -10 हो जाएगा। और एक बार x के जगह आप क्या पुट कर दोगे, 2 का पावर 3, तो ये आ गया आपका -80 वोल्ट्स। इतना इजी है दोस्त। देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है जेईई में, और ये कितना सिंपल है कि तुम्हें यहाँ पे एक ही ग्राफ में शो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की बात हो रही है, तो एक ही एक्सिस पे दोनों को शो करना है। तो आपको पता है ना क्या होता है, फील्ड तो रेडियस r तक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। आप याद करो, हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। फिर उसके बाद फील्ड एकाएक आती है कितनी, kq/r², एंड फिर वो आपका इस तरीके से फील्ड बाहर में डिक्रीज करने लगती है, लाइक ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल की बात करोगे बच्चों, तो पोटेंशियल आपका अंदर में 0 नहीं होता है, पोटेंशियल आपका कुछ ना कुछ होता है, और वो कितना होता है, kq/r। ओके, इसलिए थोड़ा इसको ऊपर दिखा है, क्योंकि इसको r² से डिवाइड किए हुए, इसको r से डिवाइड किए हुए। अंदर में सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल देखो सेम है, फिर सरफेस के बाद पोटेंशियल भी डिक्रीज करने लगता है। तो जिस ग्राफ में इस तरीके से शो किया गया है, वो वाला ग्राफ आपका सही है। आई थिंक ये किसी एक ऑप्शन में दिया हुआ है, और जो मोस्ट प्रोबेबली डी में दिया हुआ, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जेईई एडवांस का है। अब ये क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है, जिसने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया उसके लिए इसमें कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। पहली बात समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो मैंने क्या किया है, डायग्राम पहले से ही बना दिया है। ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये पॉजिटिव z एक्सिस है, ये नेगेटिव z एक्सिस है। एक चार्ज दिया हुआ है आपका पॉजिटिव z एक्सिस पे, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट आपको लिखा हुआ है 0 0, a/2, और ठीक उतना ही चार्ज आपका जितना डिस्टेंस पॉजिटिव z पे रखा हुआ, उतना ही डिस्टेंस पीछे ये नेगेटिव z पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ये 2 चार्ज हो गए। अब छोड़ दो, इन चार्ज की बात नहीं करते हैं। अब कह रहा है एक और कोई चार्ज है जिसको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक डिस्प्लेस करना है। पॉइंट 1 कहां पे है, ध्यान से देखना। पॉइंट 1 ओरिजिन से a डिस्टेंस पे नेगेटिव x एक्सिस पे है। कैसे पता लगा, कोऑर्डिनेट देख लो माइनस से। और पॉइंट 2 कहां पे है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, और वो भी कितना डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे। तो एक बात सोचो, अगर z एक्सिस से देखें बाय सिमेट्री, जितनी दूरी इस पॉइंट 1 की यहां से है उतनी दूरी यहां से है। आपको देखने में ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप ऐसे सोचो ना, z एक्सिस बोर्ड पे नहीं है, z एक्सिस किधर है, तुम्हारी ओर। अब तब सोच के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी डिस्टेंस पे प्लस q से 1 है, उतना ही डिस्टेंस पे माइनस q से भी 1 है। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये जितना पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पैदा करेगा, ये भी उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम। डिस्टेंस देखने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर देखना आप, तब आपको समझ में आएगा डिस्टेंस कैसे सेम है, क्योंकि z एक्सिस पे। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एट 1 क्या हो जाएगा, 0। और यही बात हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस की दूरी, जो y एक्सिस पे इस पॉइंट की दूरी जितना इससे होगी, उतना ही उस पीछे वाले से भी होगी। बस फर्क यही है कि ये y एक्सिस है, तो देखो पॉजिटिव z वाला ये यहाँ पे, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से देख लो, है ना, ऐसे, और यही पीछे से भी देख लो,
तो इसका मतलब है 2 का भी डिस्टेंस आपका जितना माइनस क्यू से होगा उतना ही प्लस क्यू से होगा। तो इसका मतलब V2 भी क्या हो गया, 0। तो भैया ऐसा है कि यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0। अब वॉर्डन का फॉर्मूला तुमको मैंने पढ़ा रखा है कि चार्ज इंटू VF माइनस VI। तो इसका मतलब हो गया V2 माइनस V1, और 1 का भी पोटेंशियल 0, 2 का भी पोटेंशियल 0। तो फाइनली तुम्हें वर्क क्या मिलने वाला है, 0। तो देखने में समझने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन आप देख सकते हो कितना आसान है। बस थोड़ा डायग्राम को आपको यहां पे इमेजिन करना था। तो 6 का आंसर होगा बच्चों 0। तो आप लिख लो इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ही आसान है। तुम देख सकते हो इस पे हमने ढेर सारा काम कर रखा है। ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोच लो कितना इजी है। इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए ओरिजिन पे है, बी आपका एक्स एक्सिस पे है, और सी जो है वाई एक्सिस पे है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि परपेंडिकुलर चलने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। तो VA इक्वल टू VC, VA इक्वल टू VC, और फील्ड के लॉन्ग चलने पे पोटेंशियल घटता है। तो इसका मतलब B जो होगा वो A से भी लेस होगा और C से भी लेस होगा। तो देखो B दोनों से लेस है। तो इसमें से जो चॉइस आपको लग रहा है जो कि VA ग्रेटर देन VB, ये वाला आई थिंक किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको इसको सही कर लो। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इतना आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन बात आ जाती है -E.dr की। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। कैसा रिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है ना, उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं अपने को, यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे। आपको क्या कहता है कि E.dl माइनस अ लिमिट L इंफिनिटी टू L0 का वैल्यू निकालने को। मतलब समझ में आ रही है बात तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, और लिमिट देखो कहां से कहां है, इंफिनिटी टू 0, यानी पोटेंशियल आपको इसके 0 पॉइंट में से इंफिनिटी वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन अगर आप लेकिन ये आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एट सेंटर माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। और किसी भी रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है बच्चों मैंने बता रखा है KQ/R होता है ना, रिंग के सेंटर पे KQ/R, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल तुमको पता है 0। मतलब आपको तो बस यही कैलकुलेट करना था। इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको देखोगे तो आसान लगेगा। फिर तुम्हें बोल दिया है कि जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे या नॉन यूनिफॉर्मली, आखिर सेंटर से डिस्टेंस तो r है ना, पोटेंशियल तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत इजीली आप KQ/R माइनस 0 लिख सकते हो। K की जगह आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, Q की जगह लिख सकते हैं 1.11 इंटू 10⁻⁻10, और रेडियस है 0.5 मीटर, मतलब हाफ मीटर। तो देखो कितना होगा, 9 इंटू ये भी एक 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻+10, 10⁻⁻10, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो गया, और नीचे वाला 2 ऊपर आ गया। तो आंसर हो गया बच्चों +2 वोल्ट्स। देखो कितना इजी है। बस आपको ना इस क्वेश्चन को देख के टफ लगता है, लेकिन जब सॉल्व करने की बात आती है तो कुछ करना है ही नहीं बच्चों। ठीक है, लिख लो इसको। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा है मल्टीपल चॉइस में, और देखते हैं इसका कौन कौन सा चॉइस सही है। ठीक है ना, इसमें सारे चॉइसेस पे हम लोग को काम करना होगा। तो सबसे पहले ये बोल रहा है ये चार्जेस आपके सामने दिए गए, तो हेक्सागन वाला काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर ये लेंथ L है तो ये मान के चलो ये सारा लेंथ कितना होगा, LL ही होगा, सब LL होगा, क्योंकि ये आपका 60 है, ये 60 है, ये भी 60, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सारा एंगल जो तुमको दिख रहा है सब 60 60 है, और सारे साइड्स क्या होंगे LL।
अच्छा, इसने एक काम किया है, इसने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर को कहा है K अज्यूम कर लो। तो देखो क्या क्या होगा फिर। पहली बात, यहां अगर टेस्ट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज है, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये Q जो है यहां पे कितना फील्ड पैदा करेगा? तो सिंपल सी बात है, Q अपॉन 4 पाई L स्क्वायर, और ये भी इतना ही फील्ड पैदा करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी L है, तो Q अपॉन 4 पाई L स्क्वायर। और इन दोनों का डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम। तो इन दोनों का फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के फील्ड को एक साथ ऐड करके हम लोग 2K लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? एक ने ये प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में, इसने भी इधर ही किया, तो नेट फील्ड कितना हो गया? 2K। इसकी बात देखो, इसने भी इधर आपका देखो ये डिस्टेंस L है, तो ये भी इतना ही पैदा करेगा और रिपेल करेगा, और ये इतना से अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी हो जाएगा 2K। आ रही है बात समझ में? और थर्ड, जो आपका देखो ये तो चार्ज ही 2Q है, तो 2Q है, तो ये भी डिस्टेंस L है, तो ये प्रोड्यूस कितना करेगा? 2K। ओके, और ये भी माइनस 2Q है, ये भी कितना करेगा? 2K। देखो दोगुना चार्ज है, 2K और ये भी 2K, तो इधर कितना हो जाएगा? 4K। तो अब आपको फाइनली मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। तो ई नेट लिखेंगे अगर हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें देखो डायग्राम ऐसा हो गया कि ये आपका हो गया 2K, कलर चेंज करके मैं लिख रहा हूं, ये भी हो गया आपका 2K, और बीच वाला कितना हो गया बच्चे? 4K। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं पहले, बाहर वालों का, और ये टोटल एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो आपको पता है ना भाई कि रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट को इसमें 4K में ऐड कर दोगे, तो 4K प्लस, अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो याद करो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 120 बाई 2। 120 क्यों लिखा मैंने? 60 फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। तो देखो 2 और किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल, ये फॉर्मूला होता है, और इसका रिजल्टेंट बीच में ही आएगा, इसलिए मैंने इसको क्या इसमें ऐड कर दिया? 4K में। तो ये आ गया 4K प्लस 4K, और cos 120 तो cos 60 हो गया ये, और cos 60 तुम्हें पता है 1/2 होता है, तो ऑटोमेटिकली 4K प्लस 2K, ये 1/2 से कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली 6K आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और नेट फील्ड जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा। और ये डायरेक्शन क्वेश्चन में देखो, एक सेकंड में क्वेश्चन में देख लेता हूं क्या डायरेक्शन बोलता है इसको। इस डायरेक्शन को दोस्तों बोला जा रहा है यहां पे, हाँ, इसको OD, ठीक है। ये पॉइंट जो आपका है, ये पॉइंट आपका D है, तो डायरेक्शन हो गया OD के लॉन्ग, ये D छूट गया, आप लिख दोगे डायरेक्शन जो हो गया, डायरेक्शन जो हो गया इसका OD के लॉन्ग, ठीक है ना, और कितना होगा? 6K। तो इस तरीके से ऑप्शन A राइट है। ओके, ऑप्शन B में क्या बोल रहा है कि O पे पोटेंशियल 0 है, बिल्कुल सही बात। अगर बात करो भाई, जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करेगा उतना ही ये नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये प्लस चार्ज है, डिस्टेंस L है, ये माइनस चार्ज है, डिस्टेंस L है, ये माइनस चार्ज है, डिस्टेंस L है, ये प्लस चार्ज है, डिस्टेंस L है, ये प्लस चार्ज है, डिस्टेंस L है, ये माइनस चार्ज है, डिस्टेंस L है। इसका मतलब है कि सिमेट्री से अगर देखें तो जितना इसके पोटेंशियल को इसने कैंसिल किया, इसके पोटेंशियल को इसने कैंसिल किया, इसके पोटेंशियल को इसने कैंसिल किया, तो ऑप्शन बी भी बच्चों बिल्कुल राइट है कि VO जो होगा पोटेंशियल क्या होगा? 0। अगला जो दो चॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन PR इज सेम। अब PR कैसे ड्रॉ किया इसने, तो जरा ध्यान दो, इस डायग्राम में ही देखेंगे, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। PR की बात ऐसे की जा रही है, देखो PR पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया गया, ठीक है, दिस इज PR। तो कहता है PR के सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सभी पॉइंट का पोटेंशियल, देखता हूं क्या लिखा हुआ है, क्या होगा? सेम होगा, ठीक है भाई। सेम की तो बात छोड़ दो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 बोल रहा हूं। आप देखो इस PR के लॉन्ग ये एक दूसरे का मिरर इमेज है,
देखो जितना डिस्टेंस पे ये प्लस क्यू होगा पी आर से, उतना ही पे माइनस क्यू, इधर प्लस 2q माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। तो इस हेक्सागन को दो पार्ट में बांट देंगे। इधर वाला हिस्सा जितना पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव पैदा करेगा हर पॉइंट पे, उतना ही ये आपका पॉजिटिव पैदा करेगा। तो पी आर के भी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ओ पे तो जीरो होगा ही, बाकी पॉइंट्स पे भी पोटेंशियल क्या हो सकता है, जीरो। क्योंकि आप खुद देखो ना, सिमेट्री से देखो, मिरर इमेज है, बस इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी भी राइट, ठीक है। लेकिन अगर यही बात पी आर के बजाय उसने एक और लाइन ड्रॉ किया है, उसने एक लाइन कौन सा ड्रॉ किया है, शायद एस टी, ओके, ऑप्शन नंबर 4 में। तो एस टी लाइन जो है वो इसके लॉन्ग है, ये एस टी। तो अगर बात करोगे तो इस एस टी के लॉन्ग ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि देखो एस टी के लॉन्ग ठीक है, यहां प्लस है यहां प्लस है, देख लो कैसे ये कैंसिल कैसे हो पाएगा, यहां माइनस है यहां माइनस है, इधर माइनस और इधर भी माइनस है। तो ये इधर वाला पॉइंट सब माइनस से नजदीक है और प्लस से दूर है, इधर वाला पॉइंट प्लस से सब नजदीक है, माइनस से दूर है। तो एस टी के लॉन्ग पोटेंशियल सेम नहीं होगा, हेंस डी ऑप्शन जो है क्या है बच्चों, रॉन्ग। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है, मोर देन 1 करेक्ट में, और ऐसा क्वेश्चन लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, 3 ऑप्शन सही हुए, ए, बी और सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान है, मल्टीपल चॉइस है दोस्त। देखो यहां पे क्या है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है और तुम्हें कहा गया है कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ये चार्ज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्फेयर में तो ये सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है ना। अब हॉलो में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो दोनों का तो नेचर सेम ही होता है। तो अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि चार्ज यहां कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड कंडक्टिंग में है या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, यानी कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग। तो वो पोटेंशियल के फॉर्मूला से तुम्हें एकदम आराम से पता लग जाएगा। देखो लिखा हुआ है कि अगर जो डिस्टेंस सेंटर से लिया हुआ है वो r0 से अगर छोटा है या उसके बराबर है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, kq/4πε0r। तो तुम देख भी रहे हो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो याद करो बच्चों, कांस्टेंट पोटेंशियल तो सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर ही होता है, अंदर सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है और ये वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है। और उसके बाद फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, q/4πε0r। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखें तो ये कुछ और नहीं बल्कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है बच्चों, सॉलिड कंडक्टिंग। ऐसा कैसे पता लग गया हमें, इसके पोटेंशियल के फॉर्मूला से और ग्राफ को देख के, ठीक है ना। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अंदर में सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा बाहर में होगा। तो पहले तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना था बच्चों कि ये कैसा स्फीयर है। इसके बाद अब हम लोग इसके एक एक चॉइस को देखते हैं। तो मैं देखता हूं चॉइस कुछ अपने फोन में। तो पहला चॉइस है टोटल चार्ज विद इन 2r0 इज q। बात सही है भाई, यहां तक देखो रेडियस क्या है, स्मॉल q, यहां तक रेडियस है r0 और कह रहा है कि 2r0। तो इतना बड़ा अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो ये q0 पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि बोला है 2r0 का अगर स्फीयर ड्रॉ करें तो कितना चार्ज होगा, q0। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि तुम 2r0 ड्रॉ करो या 3r0, r0 से बड़ा कोई भी अगर ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर चार्ज कितना आएगा आपका, स्मॉल q ही आएगा। नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर r। अच्छा देखो अब इसमें थोड़ा सा ना ये कैपेसिटर का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं दोस्त, तो उससे ही लेना देना है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहीं पे होती है, वहीं पे स्टोर्ड होती है, वहां पे ही होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। तो तुम देख सकते हो कि अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है स्फीयर की वजह से। तो जो भी एनर्जी हमने इसकी निकाली थी सेल्फ एनर्जी, याद करो q/8πε0r,
Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वो सारी एनर्जी सरफेस के बाद ही मौजूद होगी, मतलब इधर। इसके बारे में हम लोग कैपेसिटर में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला से मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना याद रखना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर वहां पे होती है जहां फील्ड होता है। तो फील्ड इस चार्ज की वजह से तो बाहर में, तो एनर्जी इधर ही स्टोर होगा, अंदर में एनर्जी स्टोर नहीं होगा। तो ये बात यहां बोल रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो स्मॉल आर लेस देन आर नॉट में जीरो है। तो सही बात है, अंदर में फील्ड आपका नहीं होगा, इसलिए एनर्जी भी नहीं होगी। तो ऑप्शन बी भी बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट। फिर कहता है एट आर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। ये बात भी सही है। कैसे सही है? डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? एकाएक है और एकाएक नहीं है, या एकाएक नहीं है और एकाएक है। तो तुम देख लो, आर नॉट से ठीक अंदर की बात करेंगे तो फील्ड जीरो, और आर नॉट से ठीक बाहर की बात करेंगे तो फील्ड नॉट जीरो। मतलब आपको पता है कि बाहर में कितना होता है, के स्मॉल क्यू बाई आर नॉट का स्क्वायर। तो इसका मतलब है अंदर में फील्ड जीरो, और जैसे ही बाहर निकल रहे हैं फील्ड नॉन जीरो। तो यस से सीधा नो हो गया। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बढ़ा। देखो यहां ग्राफ में भी अगर हम लोग फील्ड का ग्राफ याद करें, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ ड्रॉ करते थे, अंदर में नहीं है और एकाएक यहां पे आ जाता था और फिर धीरे धीरे घटता था। तो ये बात भी सही है कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है एब्रप्ट चेंज। तो ए भी करेक्ट है बच्चों, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। डी देखते हैं, देयर विल नॉट बी चार्ज इन एनी वेयर एक्सेप्ट एट आर इक्वल टू आर नॉट। ये तो बिल्कुल सेम सही बात है। जो भी चार्ज मौजूद है बच्चों सरफेस पे ही मौजूद है, और सरफेस की दूरी यहां से तो आर नॉट ही होगी। इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू जो आर नॉट होगी, वहां पे आपका सारा चार्ज मौजूद है। चार्ज क्या है? प्रेजेंट है। चार्ज क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट है। इसलिए मैंने बोला आपको कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों डी ऑप्शन भी सही होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका ए बी सी डी सारे करेक्ट हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि पहले आप ये पता करो कि ये सॉलिड कंडक्टिंग है या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। ओके बच्चों, और ये जहां तक रही बात एनर्जी कहां से कहां स्टोर रहती है, वो तो भी फिलहाल याद कर लो कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे ये एनर्जी नहीं होगी। जब से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तभी से एनर्जी आप मान के चलते हैं उस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको समझने के लिए कैपेसिटर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। ओके बच्चों, राइट डाउन कर लो। तो बच्चों ये बहुत सिंपल दो प्रॉब्लम मैंने बनाया 11 और 12। तो इस बीच में वीडियो के बीच में ही आप देख रहे हो कि मेरा चश्मा चेंज हो गया है। वजह ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते चश्मा गिर गया और वो टूट गया। तो फिर इसलिए आपको आज वीडियो भी अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, दैट्स व्हाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। चलो अब यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कितना लिखा हुआ है -30I, और इसमें दो क्वेश्चन है ए और बी। ऐसा हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ए में ए से बी जा रहे हैं, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन y के लॉन्ग 2 मीटर चले तो VA माइनस VB तो -E.dy। ऐसे इतना करने का मेरे को जरूरत था ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड I के लॉन्ग है और तुम J के लॉन्ग Y के लॉन्ग चल रहे हो, तो ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो आएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो जीरो, कुछ करना ही नहीं था। दूसरे में देखो कि इसमें दोनों कोऑर्डिनेट में मोशन, प्लेन में मोशन हो रहा है। तो RA मतलब इनिशियल पोजीशन को मैंने लिख लिया 4I + 2J। कैसे लिखा? दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट को I से मल्टीप्लाई किया, y कोऑर्डिनेट को J से, और RB कितना है बच्चों? 6I + 5J। ओके, तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना निकल के आया? 2I + 3J। ओके, अच्छा फील्ड तो आपका यूनिफॉर्म है, तो VB माइनस VA इक्वल टू -E.dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां रख दो और डॉट कर दो आप डिस्प्लेसमेंट से। तो I का I के साथ डॉट होगा, J के साथ तो जीरो हो जाएगा,
तो 2 इंटू 30 60 हो गया, और माइनस माइनस प्लस। कितना सिंपल है भाई, अगर आप फॉर्मूला सब याद करोगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लगाना है। ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें मल्टीपल चॉइस आपका है। देखो क्या है, बोल रहा है कि हम लोग चल किधर रहे, एक्स एक्सिस के लोग कितना चले, तो 2 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तो लिखा रहा है कि 120 से घट के कितना हो गया, 80। तो देखो यहां मैंने लिख दिया 80 माइनस 120, फाइनल 80 इनिशियल 120, ये माइनस फॉर्मूला वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, आप ध्यान से देख लेना। तो डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए डॉट करके मैंने यहां cos थीटा लिख दिया। थीटा का वैल्यू क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वी डोंट नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो ये हो गया E डेल्टा x cos थीटा। फिर ये -40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा x की जगह 2 लिख दोगे इंटू cos थीटा। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 20 बाई cos थीटा वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब जरा चॉइस को जरा ध्यान से देखो। एक बात बताओ, cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो cos थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री, ये cos थीटा है, अगर 0 लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 20। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 हो सकती है। मे बी, मस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मे और मस्ट में फर्क है। तो अगर थीटा मान लो 0 डिग्री हुआ, तो थीटा 0, तो cos थीटा कितना हो गया, 1। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 20 वोल्ट पर मीटर। तो 20 पर वोल्ट मीटर हो सकता है। इसके अलावा तो cos थीटा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1, उस केस में E कितना आएगा, 20। और उसके बाकी वैल्यू के लिए cos थीटा का वैल्यू तो कम ही होगा ना। जैसे मान लो 160 ले, सॉरी 60 डिग्री ले लें, तो cos 60 होता है 1/2, और 2 ऊपर गया तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा। तो इसलिए वो ऑप्शन भी सही है कि या तो इसकी वैल्यू 20 हो सकती है, मे बी 20, या मोर देन 20 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। थीटा इज नॉट गिवन, इसलिए हमको प्रोबेबिलिटी में आंसर करना पड़ेगा। हाँ, 20 से कम नहीं हो सकती है। 20 से कम होने के लिए cos थीटा को मोर देन 1 होना पड़ेगा, और ऐसा कोई cos थीटा का वैल्यू होता नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका आंसर 2 और 3 सही है, बाकी रॉन्ग है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों।